Assalamualaikum students, welcome to the 13th lecture of analytic number theory. So lecture number 12 को रिव्यू करते हैं. लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने जो नोशंस पढ़ी उसके अंदर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम था, यानी कि वो नंबर्स जो कि रिलेटिवली प्राइम रहते हैं गिवन नंबर से, और फिर हमने आयलर थ्योरम किया. आयलर थ्योरम जो है उसको जनरलाइजेशन हमने कहा फर्मा थ्योरम की. किस वजह से? क्योंकि हमने कहा कि a raised to power phi of n is congruent to 1 mod n. ये आयलर्स थ्योरम था. और phi of n अगर आप प्राइम के लिए लगाएं तो उसका आंसर p-1 आता है, यानी कि p से पीछे कितने नंबर्स पड़े हुए हैं जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, दे आर p-1, क्योंकि सारे के सारे जितने पड़े हुए हैं वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम है. तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर दूसरे लफ्जों में कितने नंबर पड़े हुए हैं? p-1. अगर मैं ये इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास ये बनता है a raised to power phi of p is congruent to 1 mod p. So phi of p is p-1, तो a p-1 is congruent to 1 mod p, या मैं इस तरह लिख लूँ कि a p is congruent to a mod p. तो ये एग्जैक्टली फर्मा-लिटल थ्योरम है. तो हमने अगर इस थ्योरम को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए अप्लाई करें तो फर्मा-लिटल थ्योरम आ जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये तो हर नंबर के लिए इस्तेमाल हो सकता है. तो ये जनरलाइजेशन है फर्मा थ्योरम की. फिर हमने ये रिजल्ट किया कि अगर हमारे पास आयलर फी फंक्शन है और दो नंबर्स हैं m और n जो रिलेटिवली प्राइम है, तो मैं phi of m इंटू phi of n कर सकता हूँ, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर ये स्प्लिट हो सकते हैं. इसको हम बाद में जाके आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसी तरह के फंक्शंस को हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस कहेंगे, यानी कि जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट किए जा सकें वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं, प्रोवाइडेड कि जो दो नंबर्स जिनके ऊपर आप स्प्लिट कर रहे हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो. इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है, इसकी हम कई एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं. और लेकिन लकीली हमारे पास अगर m और n रिलेटिवली प्राइम ना भी हो तो उसके लिए भी आयलर फाई फंक्शन के लिए एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, जो जाके हम जब अरिथमेटिक फंक्शंस स्टडी करेंगे लास्ट जो पोर्शन है इस कोर्स का उसके अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे. तो इस जो 12th लेक्चर के अंदर हमने इसको प्रूफ किया सिर्फ इस केस के लिए जब m और n जो है वो दो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हों. अब हमारा कंसर्न ये है कंप्यूटेशंस करना. कंप्यूटेशंस हम किस तरीके से करेंगे, ये जो रिजल्ट्स हैं इनको यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो हमें सबसे फर्स्ट रिजल्ट चाहिए वो प्राइम नंबर की पावर्स के ऊपर है कि आयलर फी फंक्शन जो है प्राइम नंबर्स की पावर के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है. तो अगर मेरे पास p की एक पावर गिवन है तो उसका आयलर फाई फंक्शन होगा p raised to power k minus p raised to power k-1 for k greater than equal to 1. मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल से पहले ये स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास प्राइम 2 है और पावर 3 लगी हुई है तो इसका आयलर फी फंक्शन होगा 2 raised to power 3 minus 2 raised to power k-1 which is 2. So 2 raised to power 8, 3 is 8 minus 2 square is 4, so 8 minus 4 4. तो phi of 8 is 4, यानी कि 8 से पीछे कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं वो हैं 4. तो वो हमें पता है कि कौन कौन से हैं 1, 3, 5 और 7. ये वो 4 नंबर्स हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और 8 से पीछे पड़े हुए हैं. तो इस वजह से इसने ये काउंट बता दिया उन सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का. अब हम इसको जनरलाइज प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी प्राइम की पावर लगी हो तो ये मेरे पास इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. अब मेरी स्ट्रेटजी इसको प्रूफ करने के लिए है कि मैं बजाय इसके कि डायरेक्टली उनको अटैक करूं जो p raised to power k से रिलेटिवली प्राइम है, मैं उनको देखने की कोशिश करूंगा जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और जितने नंबर टोटल पड़े हुए हैं उनमें से उनको माइनस कर दूंगा जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो आंसर मेरे पास वो वाला काउंट आ जाएगा जो रिलेटिवली प्राइम है, प्रोवाइडेड कि मुझे टोटल पता हो कि कितने काउंट है. तो ये मुझे पता है कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं लिखना 1, 2 अप टू n, तो पूछूं कि n से पीछे कितने नंबर्स पड़े हुए जो कि इसके साथ मैं कंसिडर कर सकता हूँ इनकी चेक करने के लिए कि रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है. तो इनका टोटल काउंट जो है वो n है, ये टोटल नंबर n पड़े हुए हैं. तो अगर इसी तरीके से 1, 2 से लेके यहाँ p raised to power k हो तो मैं पूछूं कि टोटल नंबर कितने पड़े हुए हैं, दे आर p k नंबर्स. मिसाल के तौर पे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें 1, 2 अप टू 2 raised to power 3 था,
8 था, तो 1 से 8 तक मैं लिख के पूछूं कि टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे एग्जैक्टली 8 नंबर्स हैं, यानी कि जो भी लास्ट नंबर आ रहा है आपके पास वही इन नंबर्स का काउंट भी है। अगर मैंने कोई नंबर अंदर से मिस नहीं किया तो मुझे टोटल का पता है कि कितने हैं। अब इन टोटल में से अगर मैं वो पता लगा लूं जो कि इस p⁻k के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो उनका काउंट मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएंगे जो इधर से लेके इधर तक है और p⁻k के साथ रिलेटिवली प्राइम भी है। तो फाई ऑफ pk क्या करेगा, एग्जैक्टली उन नंबर्स का काउंट करेगा जो pk से पीछे पड़े हुए हैं और pk के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अब सपोज करते हैं कि मैं इन जनरल एक नंबर चूज करता हूं a सच दैट a और pk जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, यानी कि a का और p⁻k का जो जीसीडी है वो 1 नहीं आता। अगर 1 नहीं आता तो कुछ और आता होगा, वो लिख लेते हैं। a⁻pk का सपोज कर लेते हैं जीसीडी जो है वो d आता है। लेट एंड d इज नॉट इक्वल टू 1, d 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 होता तो फिर यही केस आ रहा था, तो 1 के बराबर नहीं है d, इसके अलावा कोई नंबर आता है। अब d जो है वो जीसीडी है इस नंबर का और इस नंबर का, तो d के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो a को भी डिवाइड करेगा और d के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो p⁻k को भी डिवाइड करेगा। अब d जो है वो p⁻k को डिवाइड कर रहा है, तो वो जारी बात है कि p के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ये बेसिकली p इंटू p लिखा हुआ है, तो d जो है वो p की पावर्स को ऑफकोर्स डिवाइड करेगा। अब p की पावर्स को डिवाइड कर रहा है तो जारी बात है किसी ना किसी नंबर को p² को डिवाइड करता है अगर, तो उसको p को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये हो नहीं सकता था कि वो p को भी डिवाइड ना करें तो p² को डिवाइड कर दें। तो d जो है वो p⁻k को डिवाइड कर रहा है। p⁻k का मतलब है कि ये आपके पास k टाइम्स लिखा हुआ है, p की मल्टीप्लिकेशन k टाइम्स लिखी हुई है। अब p की मल्टीप्लिकेशन k टाइम्स है, ये p के इसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होगा कि p⁻k इज d इंटू सम नंबर से m कह लें, d इंटू m इज pk। अब d के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, कैसे नंबर्स हो सकते हैं। d ने इसको डिवाइड करना है तो इधर सिर्फ और सिर्फ p की पावर्स पड़ी हुई है, तो वो p की पावर होगा, सो d मस्ट बी p⁻i। अब d जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और d की आपने कहा कि pi जो है वो भी डिवाइड करता है a को, तो pi इसका मतलब है डिवाइड कर गया a को। हर p जो है वो pi को अपनी पावर को डिवाइड करेगा और pi जो है वो a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि p जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज कि p जो है वो डिवाइड करता है a को। अगर p डिवाइड करता है a को, दिस मीन्स कि a इज इक्वल टू p इंटू टी। इस रिलेशन को अगर मैं लिख लूं तो a जो है वो p t है और a मैंने चूज किधर से किया था, 1 2 3 से लेके p⁻k तक। a इसके दरमियान कहीं पड़ा हुआ है, इसके दरमियान पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू वो p के ले सकता है। इसका मतलब है कि t के पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो p⁻1 तक है, क्योंकि अगर यहाँ मैं p⁻1 लगाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर pk बन जाएगा, लेकिन जो ही इससे कुछ बड़ा लगाऊंगा तो साथ p लगा हुआ है वो एक्सीड कर देगा pk से, और सबसे छोटी वैल्यू जो है ये ले सकता है, ये 1 ले सकता है। तो t अगर मैं 1 रखूंगा तो a एग्जैक्टली p के बराबर होगा। तो t की मेरे पास रेंज ही है। a मैंने रैंडमली को चूज किया था नंबर सच दैट कि उसका pk के साथ जीसीडी 1 नहीं आता। हर a इस फॉर्म का होगा और इस फॉर्म के कितने नंबर्स होंगे जितने ये t हैं, तो ये t टोटल कितने हैं, ये pk-1 है, 1 से शुरू होकर pk-1। दिस इंप्लाइज दोस नंबर्स which are not relatively prime with pk are in total pk-1। ये उनकी तादाद है। सो 1 से लेके जो टोटल आपने नंबर लिखे हुए हैं pk, उनकी तादाद है pk, ये टोटल काउंट है। इनमें से माइनस कर दें वो वाले जो कि pk के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, काउंट आ जाएगा ऑफ ऑल दोस नंबर्स
which are relatively prime with pk, और यही एग्जैक्टली डेफिनेशन है RFE फंक्शन ऑफ pk की। तो ये मेरे पास सीधा करके लिखूं तो आ रहा है फी ऑफ pk इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k माइनस p रेज़ टू पावर k माइनस 1। ये मेरे पास आ रहा है जो कि प्रूफ करता है मेरा रिजल्ट। तो अगर मैंने पावर्स के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा। अब इसकी जो फॉर्म्स बन सकती हैं, पॉसिबल फॉर्म्स, वो कौन कौन सी हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक n है, कोई भी नंबर है, और आप इसके ऊपर फाई ऑफ n कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन ढूंढ लें। n की प्राइमरी डिकम्पोजिशन है p1 अल्फा 1 pr अल्फा r, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। हमने ये प्रूफ किया था कि हर नंबर जो है उसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सकता है। जो ही आपके पास ये आ गई, आप इसके ऊपर फाई ऑफ n अप्लाई करें, p1 अल्फा 1 अप टू pr अल्फा r। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो p1 और p2 आपस में बराबर नहीं है, और p1 और p2 का दरमियान GCD भी 1 होगा। अगर दो नंबर्स के दरमियान GCD 1 है तो उनकी हर पावर के दरमियान भी GCD 1 ही होगा। क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि फाई के ऊपर वो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिजल्ट किया था कि दो नंबर्स अगर रिलेटिवली प्राइम लगे हुए हैं और आप उनके ऊपर RFE फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सेपरेट किया जा सकता है दोनों नंबर्स के ऊपर। अब ये 8 डिफरेंट नंबर्स हैं। p1 रेज़ टू पावर अल्फा 1 एक नंबर, p2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 दूसरा नंबर, और pr रेज़ टू पावर अल्फा r नंबर्स हैं। ये सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि सारे के सारे प्राइम्स की पावर्स हैं, तो एक प्राइम दूसरे प्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं रखता। इसका मतलब है कि मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। ये आ जाएगा p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू pr अल्फा r। ये बराबर आ रहा है p1 अल्फा 1 माइनस p1 अल्फा 1 माइनस 1। ये आज हमने अभी प्रूफ किया है कि एक प्राइम की पावर हो तो पहले वो माइनस उसमें से एक कमी, देन p2 अल्फा 2 माइनस p2 अल्फा 2 माइनस 1 एंड सो ऑन pr अल्फा r माइनस pr अल्फा r माइनस 1। तो ये मेरे पास RFE फंक्शन आ गया। इस साइड के ऊपर देखिए अब कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा, तो सिंपली मैंने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसकी एक फॉर्म तो मैं ये भी बना सकता हूँ कि इस में से पहली में से p1 अल्फा 1 माइनस 1 कॉमन ले लूँ। इधर से मैंने एक कम कॉमन लिया तो p1 बचेगा और माइनस 1 बचेगा। देन मेरे पास सेकंड p2 अल्फा 2 माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा p2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ मेरे पास pr अल्फा r माइनस 1 लिया तो यह मेरे पास आ जाएगा pr माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है p1 अल्फा 1 माइनस 1 p2 अल्फा 2 माइनस 2 अप टू pr अल्फा r माइनस 1 इंटू p1 माइनस 1 p2 माइनस 1 अप टू pr माइनस 1। तो एक ये मेरे पास आ गया। मैं एक और तरीके से भी कर सकता था कि बजाय मैं माइनस 1 कॉमन लेने के मैं इसी को अंदर से दोबारा एक और डिफरेंट फॉर्म बना रहा हूँ। इसके अंदर से p1 अल्फा 1 कॉमन ले लेता हूँ एक कम करने के बजाय, तो इधर से निकल के 1 आ जाएगा। इधर तो मैक्सिमम पड़े ही एक कम तक हुए हैं, तो इसके साथ मैं माइनस 1 ओवर p1 लगा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ p1 अल्फा 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर से p2 अल्फा 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस 1 ओवर p2 आ जाएगा। देन p3 अल्फा 3 तो 1 माइनस 1 ओवर p3 एंड सो ऑन। लास्ट इज pr अल्फा r एंड 1 माइनस 1 ओवर pr। अब अगर आप ये नंबर्स आ रहे हैं इनको इकट्ठा करके लिख लें तो ये p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू pr अल्फा r और आगे आ रहा है 1 माइनस 1 बाय p1 1 माइनस 1 ओवर p2 अप टू 1 माइनस 1 ओवर pr। ये RFE फंक्शन आ रहा है n का।
ये जो पहली वाली नंबर लिखा हुआ है इसको देखें ये क्या है। आपने इसको n माना था कि ये n की प्राइम डिकम्पोजिशन है, तो p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, pr अल्फा 1 हर प्राइम आ रहा है और हर प्राइम की पावर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर की डिकम्पोजिशन लिखी हुई है, ये पूरा n आ गया और इसको मैं अब इस साइन से चेंज कर रहा हूँ। p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 बाय p। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट होगी और प्रोडक्ट के अंदर कितने फैक्टर्स आएंगे वो इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है कि वो सारे के सारे प्राइम्स जो n को डिवाइड करेंगे उनके साथ साथ मैं ये 1 माइनस 1 बाय p लिखता जाऊंगा। तो जितने प्राइम्स हैं, सो n की प्राइमरी कंपोजिशन में r प्राइम्स हैं, तो इसके अंदर r फैक्टर्स आएंगे और हर दफा वो वाला प्राइम आता जाएगा। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम जो पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको देखते हैं। मैंने ये क्लेम किया है कि फाई ऑफ n इज n इंटू प्रोडक्ट p डिवाइड्स n एंड 1 माइनस 1 बाय p। ये मेरे इसकी फॉर्म निकाली है। मिसाल के तौर पे मैं फाई ऑफ 12 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो 12 को कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स डिवाइड करते हैं, एक 2 और एक 3। इधर तो पहले मैं 12 ही लिखूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर p ने डिवाइड करना है 12 को और 1 माइनस 1 बाय p आना है। तो इट इज 12, p को एक 2 प्राइम करता है तो 1 माइनस 1 बाय 2 और दूसरा प्राइम कौन सा करता है 3, तो 1 माइनस 1 बाय 3। ये आंसर जो है ये 5 ऑफ 12 आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2 बाय 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 4 से 12, तो आंसर 4 आ रहा है। तो 5 ऑफ 12 का आंसर इज 4। सो अब हम जो हमारे पास तरीका उससे चेक करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, इट इज 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 3, क्योंकि दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इस 5 ऑफ 4 एंड 5 ऑफ 3। 4 से पीछे कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, 2। 3 से पीछे कितने हैं, 2, तो आंसर 4। तो 12 से पीछे कितने नंबर्स पड़े हुए हैं जो रिलेटिवली प्राइम है, वो 4 है। तो मैं इस तरीके से निकालूं या इस तरीके से निकालूं, ये की चीज़ है। एक और एग्जांपल इसी को क्लियर करने के लिए, सिर्फ ये इस नोशन को क्लियर करने के लिए मैं कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट p डिवाइड्स n का क्या मतलब है, कि वो सारे के सारे प्राइम्स जो कि n के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर ये प्रोडक्ट रन करेगी। तो अगर एक नंबर में 10 डिफरेंट प्राइम्स आ रहे हैं तो इस फैक्टर इसके अंदर एग्जैक्टली 10 फैक्टर्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पावर्स ऑफ दैट प्राइम। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ कि 5 कैलकुलेट करें, 2 स्क्वायर का, 3 5 का और 7 स्क्वायर का। तो पहले ये नंबर n है, तो पहले तो ये नंबर मैं वैसे ही लिख लूंगा, 2 स्क्वायर, 3 5 एंड 7 स्क्वायर। प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, इसमें कितने डिफरेंट प्राइम्स आ रहे हैं, 2 3 7, 3 प्राइम्स है, तो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3 एंड 1 माइनस 1 बाय 7। ये कैलकुलेशन होगी 5 ऑफ n की, अगर n की डिकम्पोजिशन ये हो, 2 स्क्वायर, 3 5 एंड 7 स्क्वायर। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हाउस ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस के अंदर, जो हमारे लास्ट पोर्शन है उसके अंदर ये बहुत यूज होगा इस फॉर्म के अंदर। तो ये आपको जो नोटेशन है ये क्लियर होनी चाहिए। और फिर एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंटरेस्टिंग है। तो हम अभी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक ये एक्सरसाइज है, फाइंड ऑल सच n फॉर विच फाई ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 2। तो ऐसे कौन से n है जिनके ऊपर आप इसकी वैल्यू n की रखें तो आंसर n माइनस 2 आता है। तो इसको आप जरा जो हमारे पास एक्सरसाइज, जो हमारे पास टूल्स हैं अभी तक, उनको अप्लाई करके करने की कोशिश करते हैं। सो फाई ऑफ n इज n माइनस 2, ये मैंने निकालने हैं। सो फाई ऑफ n का मतलब है कि ऑल दोज नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, जो इसे पीछे पड़े हो और n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अगर मैं नंबर लिख लूँ 1 2 3 अप टू n, सो कितने नंबर्स जो इसे पीछे पड़े हुए हैं और वो रिलेटिवली प्राइम है, तो n से पीछे n माइनस 1 तक है। तो इन सारे नंबर्स के अंदर से सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे। सो मैं ये देख रहा हूँ कि फाई ऑफ n का आंसर n माइनस 2 कब आएगा। फाई ऑफ n का आंसर n माइनस 1 कब आता है, ये हमें वैसे पता है कि अगर उसके पीछे जितने प्राइम्स पड़े हुए हैं, जितने नंबर्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम हो, तो n माइनस 1 आएगा, क्योंकि इसको इससे पीछे तक मैंने रहना है। अब इसे पीछे तक नंबर टोटल कितने पड़े हुए हैं, इसे पीछे तक टोटल, ये टोटल नंबर थे n और इसे पीछे में से एक कम कर दिया तो ये n माइनस 1 नंबर पड़े हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि फाई ऑफ n का आंसर n माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से एक नंबर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट वन नंबर फ्रॉम 1 2 अप टू n माइनस 1
which is not relatively prime with n, तभी इसका जो LRP फंक्शन है वो n-2 आया। से उस नंबर का नाम कह लें कि वो a है, जो कि n के साथ relatively प्राइम नहीं है। अगर वो इसके साथ relatively प्राइम नहीं है तो a और n का GCD जो है कुछ ना कुछ आएगा, d डिवाइजर होगा a का, वो फिर इसके अंदर ही कहीं पड़ा होगा। a इज इक्वल टू d इंटू सम नंबर से q होगा। तो अगर d डिवाइड करता है a को तो q भी डिवाइड कर रहा होगा a को। अगर a रिलेटिवली प्राइम नहीं है n के साथ तो ना ये d रिलेटिवली प्राइम होगा और ना ही q रिलेटिवली प्राइम होगा, क्योंकि ये उसके आगे से फैक्टर्स में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सिर्फ, क्योंकि मुझे एक ही नंबर चाहिए था, तो ये d और q जो है इनको बराबर होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मेरे पास n-3 हो जाएगा। मेरे पास दो ऐसे नंबर्स आ जाएंगे या उनसे ज्यादा ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो कि n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन अगर d और q बराबर हो जाए तो फिर एक ही नंबर का स्क्वायर जो है वो बनेगा n। तो मैं इसको इस तरीके से क्लेम करता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ p नंबर सच दैट p का जो स्क्वायर है वो n के बराबर है। अगर p का स्क्वायर जो है वो n के बराबर है तो phi ऑफ n की वैल्यू क्या निकलेगी? phi of n is equal to phi of p square which is equal to p square minus p। इसमें से p कॉमन ले लें तो p minus 1 आ रहा है। ये आपके पास इसके जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से phi of n की वैल्यू ये निकल रही है। और अगर आप phi of n जो है वो n-2 आना चाहिए। n जो है वो इटसेल्फ p स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि phi of n जो है वो p स्क्वायर -2 होना चाहिए। ये दोनों आपने इंफॉर्मेशन को यूज करके phi of n की वैल्यूज निकाली है। इसका मतलब है कि p इंटू p-1 बराबर होना चाहिए p स्क्वायर -2 के। इसका मतलब है p स्क्वायर माइनस p बराबर होना चाहिए p स्क्वायर -2 के। p स्क्वायर से कट गया, इसका मतलब है कि p की वैल्यू 2 आ रही है। n आपने क्लेम किया कि p स्क्वायर होगा तभी ऐसा मुमकिन है, तो इसका मतलब है n4 होगा तो ऐसा मुमकिन है कि phi of n का आंसर n-2 आ जाए। तो phi of 4 का आंसर देखते हैं क्या आता है। phi of 4 is phi of 2 स्क्वायर। इसके ऊपर वही वाला फार्मूला यूज हुआ जो कि प्राइम की पावर के लिए यूज करते हैं, which is pk-1। so it is 2 square -2 which is 4 -2 and 2। तो सिर्फ हमारे पास n इज इक्वल टू 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, उसके अलावा किसी के लिए नहीं होगी। एक बार एक्सरसाइज देखें। शो दैट phi of m is m-1 if and only if m is a prime। so अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि phi of m जो है वो m-1 आएगा if and only if m is prime number। so पहले अगर मैं इस साइड को प्रूव करूं तो सपोज phi of m is equal to m-1, ये मेरे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके p-1 तक जितने भी नंबर्स पड़े हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम विद p। दिस मीन्स कि 1 से लेके p तक कोई भी नंबर p को डिवाइड नहीं करता। दिस इंप्लाइज p इज प्राइम, क्योंकि अगर ये प्राइम ना होता तो कोई ना कोई और नंबर डिवाइड करता है इसको, वो नंबर जब उसका GCD उसके साथ 1 ना आता। इसको मैं इसकी कंट्रा पॉजिटिविटी के तौर पे भी प्रूव कर सकता हूँ। सपोज p is not prime, this implies कि there exists a divisor a which is less than equal to p, strictly less than p, and a divides p। तो 1 और a के p के दरमियान एक डिवाइजर पड़ा होगा जो इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ये एलिमेंट्स लिख लूं p-1 तक तो a यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, 2 से लेके p-1 तक p और 1 के अलावा भी डिवाइजर पड़ा हुआ है। जब आप phi of p कैलकुलेट करेंगे तो इन नंबर्स के अंदर से आपको एक एलिमेंट, तो इसका आंसर p-1 आता। अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटिवली
सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम हो जाते हैं। कोई भी ऐसा ना होता जो रिलेटिवली प्राइम ना होता, लेकिन एक मिल गया जो इधर पड़ा हुआ रिलेटिवली प्राइम नहीं। इसका मतलब है फाई ऑफ पी का आंसर स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा पी माइनस वन से, या लेस देन इक्वल टू होगा पी माइनस टू के, यानी कि फाई ऑफ पी जो है वो बराबर नहीं आ रहा पी माइनस वन के। तो इफ पी इज नॉट प्राइम देन फाई ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू पी माइनस वन। सो ये इसकी इस तरीके से प्रूफ कर लें या डायरेक्टली कह लें। और रिवर्स बिल्कुल सिंपल है, इफ एम इज प्राइम इसका मतलब है कि 1 से लेके p माइनस वन तक जितने एलिमेंट्स पड़े हैं सारे रिलेटिवली प्राइम है। तो फाई ऑफ m का आंसर जो है वो एग्जैक्टली m माइनस वन आ जाएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ m इज इक्वल टू p। ये कंक्लूड करता है ये थ्योरम। तो ये रिजल्ट जो है एक किस्म का प्राइमलिटी टेस्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। ये अगर आप किसी नंबर का फाई ऑफ m कैलकुलेट करते हैं और आंसर m माइनस वन आ जाता है तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है। तो ये आमतौर पे हम एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं प्राइम नंबर्स को। तो फिर देखते हैं कि एक नंबर गिवन नंबर है, बहुत बड़ा नंबर गिवन है, से उसके अंदर 10,000 डिजिट्स हैं, तो वो प्राइम है या नहीं है। तो उसको डिवीजन के थ्रू चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो शायद कुछ टूल्स हम बना लेते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो ये प्राइम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो ये भी सम क्राइटेरिया है कि अगर आईएलएफई फंक्शन किसी नंबर का m माइनस वन आ जाता है, उसमें एक कम आ जाता है, तो वो नंबर प्राइम है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ मैंने प्रूव कर दिया। तो ये कैरेक्टराइजेशन है एक किस्म की प्राइम नंबर्स की। ये देखें छोटी सी एक एक्सरसाइज है, फाई ऑफ 2n इज इक्वल टू n आएगा, कब आएगा n अगर ऑड हो। तो n अगर आप ऑड अज्यूम कर लें तो 2 और n के अंदर क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और n एक ऑड नंबर है। दिस मीन्स कि इट इज फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ n, दिस मीन्स इट इज फाई ऑफ n, क्योंकि फाई ऑफ 2 की वैल्यू 1 होती है, 2 से नीचे एक ही नंबर पड़ा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाई ऑफ 10 का आंसर फाई ऑफ 5 के बराबर है, फाई ऑफ 14 का आंसर फाई ऑफ 7 के बराबर है, क्योंकि ये 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 7 है। इस तरीके से कोई बड़ा नंबर लगा रहे हैं, 2 इंटू 37 एक नंबर बनता है, इसका आंसर एग्जैक्टली 37 के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको आ सकती हैं। ये देखें कि हम कहते हैं कि अगर एक नंबर है दूसरे को डिवाइड करता है तो उनके आईएलएफई फंक्शन भी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे 6 डिवाइड करता है 18 को, तो मैं इधर से ये गेस कर सकता हूँ कि फाई ऑफ 6 और फाई ऑफ 18 का जो जवाब आएगा उनके दरमियान भी ये रिलेशन प्रिजर्व रहेगा विदाउट कैलकुलेटिंग। से n जो है उसकी सपोज कर लें कि n की एक प्राइमरी डिकम्पोजिशन है, n इज p1 अल्फा 1 अप टू pr अल्फा r। d जो है वो डिवाइड करता है n को, इसका मतलब है कि d हैज सम pi's इन हिज प्राइमरी डिकम्पोजिशन, और वो इनके अंदर से ही होंगे, बाहर से होंगे तो इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। अब फाई ऑफ n और फाई ऑफ d के लिए जो मैंने रिजल्ट आज प्रूव किया पावर्स के साथ और कैलकुलेशन बताया कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, उसको देखता हूँ। फाई ऑफ n का आंसर क्या आएगा? इधर मेरे पास जो मैक्सिमम फैक्टर्स आ रहे हैं p(i) अल्फा 1 माइनस 1, p2 अल्फा 2 माइनस 1 अप टू pr अल्फा r माइनस 1, इधर p1 माइनस 1, p2 माइनस 1 अप टू pr माइनस 1। ये फाई ऑफ n के अंदर आ रहे हैं। d डिवाइड करता है n को, इसका मतलब है d की मैक्सिमम पावर pi n के अंदर से आपने चूज की है। वो वाले नंबर सारे के सारे इधर पड़े हुए हैं, इन सारी पावर्स के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने एक कम किया है तो d के अंदर उससे भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि फाई ऑफ d जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ प्राइम्स नंबर्स ही ना आ रहे हो, इनकी पावर्स कम आ रही हो। तो जो भी आपके पास प्राइमरी डिकम्पोजिशन आएगी उसमें ये वाला फैक्टर भी कम हो जाएगा, इधर से भी एक फैक्टर कम हो जाएगा। वे सिंपली इम्प्लाइज के जो फाई ऑफ n होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाई ऑफ n जो होगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ फाई ऑफ d, ये कुछ फैक्टर उसमें से कम होंगे। दिस सिंपली मीन्स कि फाई ऑफ d जो है वो डिवाइड करता है फाई ऑफ n को, व्हिच कंक्लूड्स दिस एक्सरसाइज। कुछ हम एक्सरसाइज रिविजिट करना चाहते हैं फर्मास थ्योरम की।
सो फर्मा थ्योरम की एक्सरसाइज है से रिमाइंडर की है, मैंने कुछ थोड़ी सी बड़ी ले ली है। मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 13 मल्टीप्लाई बाय 12 रेज़ टू पावर 45। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको 17 पे डिवाइड करूँ तो आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर मैं उस लैंग्वेज में लिखूँ कंग्रेस की लैंग्वेज के अंदर, तो इट इज़ 13 मल्टीप्लाई बाय 12 रेज़ टू पावर 45 इज कंग्रेंट टू व्हाट mod 47। अब आपके पास जो रिजल्ट हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्मास थ्योरम है। तो फर्मास थ्योरम ये कहता है कि a रेज़ टू पावर p इज कंग्रेंट टू a रेज़ टू पावर a mod p, या हम ये कह सकते हैं कि a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज कंग्रेंट टू 1 mod p। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि a और p जो है वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो इसके अंदर से दो नंबर्स हैं, एक मैं लिख लेता हूँ 12 रेज़ टू पावर 45 इज कंग्रेंट टू व्हाट mod 47। इसका मुझे पता लग जाए और दूसरे का पता लग जाए तो मैं मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल सकता हूँ। तो इसको मुख्तलिफ ट्रिक्स के साथ किया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली ये अप्लाई करता हूँ। सो 12 रेज़ टू पावर 46 इज कंग्रेंट टू 1 mod 47, और इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1246 को 12 इंटू 45 इंटू 12 इज कंग्रेंट टू 1 mod 47। इसी को दोबारा लिखते हैं 12 इंटू 12 रेज़ टू पावर 45 is congruent to 1 mod 47। मैं एक नंबर चूज करता हूँ 4। सो 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड से, इधर आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 12। 45 is congruent to 4 mod 47। 4 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि 4 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है 47 के साथ। अब 48 congruent what mod 47, अगर मैं 48 को डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो 12 रेज़ टू पावर 45 is congruent to 4 mod 47 आ गया। अब मुझे 13 को मल्टीप्लाई करना था, दोनों साइडों पे 13 मल्टीप्लाई कर दें तो 13 4s are 4 3s are 12 3 and 72 mod 47। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 45 इज कंग्रेंट टू 72 के अंदर से मैंने 47 निकालने हैं क्योंकि डिवीजन करूंगा तो सिर्फ एक दफा पॉसिबल है। 12 में से 7 गए 5 एंड देन 6 में से 4 गए तो आपके पास 2 आ गया। तो इट इज 25। सो 25 mod 47। तो आंसर इसका रिमाइंडर का 25 है कि अगर इस नंबर को आप 47 से दिस इज 47, अगर आप इस नंबर को 47 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कंग्रेस है वो रिमाइंडर जो है वो 25 के बराबर आएगा। तो ये नंबर देखिए 12 रेज़ टू पावर 45 शायद देखो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, वो टाइम लगेगा, लेकिन समहाउ हम फिर भी रिमाइंडर्स के बारे में बता सकते हैं कि कैसे होंगे। अब ये थोड़ी सी जरा डिफरेंट और टेक्निकल एक्सरसाइज कुछ एक दो देखते हैं फर्माइश थ्योरम की। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि n की आप कोई भी वैल्यू लगाएं तो ये नंबर जो है ये एक इंटीजर रहेगा, लेकिन इधर मैंने फ्रैक्शंस लिखी हुई है। सो से 1 मिनट के लिए n की वैल्यू 1 लगा के देखते हैं। 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15, एलसीएम लिया 15 आ गया, 5 3 is 15, 3 5 प्लस 7। So this number is exactly 15/15, answer is 1। तो 1 एक इंटीजर आ रहा है। नंबर ओरिजिनली रेशियोज में लिखे हुए थे, लेकिन n की वैल्यूज मैं कहता हूँ कोई भी पॉजिटिव n लगाएं यानी कि 1 से बड़ा लगाएं तो ये आपके पास एक इंटीजर ही आंसर देगा। n इटसेल्फ एक इंटीजर होना चाहिए। अब इसको देखें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज के तौर पे आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं कि 2 लगा के देखें, 3 लगा के देखें, 4 लगा के देखें। तो ये सब के लिए आपको एक आंसर जो है वो इंटीजर ही देगा। अब ये देखें पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो इंटीजर्स ही आ रहे हैं। मेरे पास ये क्वांटिटी लिखी हुई है n5/5 प्लस n³ 3 प्लस 7n/15। इसको मैं इस तरीके से जिसने बाद में किया है पहले कर लेता हूँ। 15 आ गया, सो इट इज 3 raised to power n5 प्लस 3 5 15 5n³ and it is 7n।
तो ये मेरे पास आ रहा है नंबर। अब ये नंबर जो है मैं क्लेम ये कर रहा हूं कि इट शुड बी एन इंटीजर। तो एक नंबर अगर दूसरे के क्वेश्चन में लिखा हो और आंसर एक इंटीजर दे रहा हो, इसका क्या मतलब है? सो अगर बी लिखा हुआ है और नीचे ए लिखा हुआ है और मैं कहता हूँ आंसर एक इंटीजर आता है, इसका मतलब क्या होगा? बी इज इक्वल टू ए के, इसका मतलब होगा कि ए डिवाइड करता है बी को। तो ऊपर वाली एग्जैक्टली ये सिचुएशन है कि ऊपर एक नंबर है, नीचे एक नंबर है, और हम क्लेम कर रहे हैं कि जब आप इसका क्वेश्चन लेते हैं तो आंसर एक इंटीजर आता है। इसका मतलब है कि नीचे वाला नंबर ऊपर को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज 15 डिवाइड्स 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n। 15 इज 3 into 5। रिलेटिवली प्राइम नंबर है दोनों, इनका आपस में कुछ कॉमन नहीं है। अगर इनकी प्रोडक्ट किसी नंबर को डिवाइड कर रही है तो इनके लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंटली भी उनको डिवाइड करें। 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n को 3 भी डिवाइड करता होगा, और अगर आप 5 देखें तो 5 भी डिवाइड करता होगा। हमने ये प्रूव करना है। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये दो चीजें प्रूव कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स चलते हुए सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अगर 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, 5 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, देन 3 और 5 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी डिवाइड करेगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं था। अब इसको देखने के लिए मैंने ये देखना है कि 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n जो है वो कंग्रुएंट टू व्हाट मॉड 3 आता है। और इसी तरीके से सेकंड जो क्वांटिटी है दैट इज 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n कंग्रुएंट टू व्हाट मॉड 5 आता है। अब 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। मैं फर्मा थ्योरम अप्लाई करूंगा कि जब भी मेरे पास मॉड p होगा तो इन सब नंबर्स के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन है। n की पावर 3 बराबर होगी n मॉड 3 के अंदर। आप कुछ भी करें इसके अंदर। सो अगर n की 3 n के बराबर होगी तो n की 5 जो है वो किसके बराबर होगी? तो n की 5 के लिए आपने दोनों साइडों के ऊपर इसको इस तरह कर सकते हैं, n स्क्वायर n 3। इधर मल्टीप्लाई किया तो n 5 आ गया। n 5 इज कंग्रुएंट टू n 3। दोनों साइडों पे स्क्वायर किया एंड देन n 5 इज कंग्रुएंट टू n 3 इज अगेन n मॉड 3। तो ये आपके पास एक इधर से छोटा सा रिजल्ट बना रहा है मैंने 5 के लिए। फिर क्यूब के लिए बना के देखता हूँ। क्यूब के लिए पहले बना हुआ है, ये इसके बराबर होगा। एंड देन आपके पास 7n लिखा हुआ है। तो अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n इज कंग्रुएंट टू मॉड 3। ये वाला हिस्सा 3 का मल्टीपल है तो मुझे पावर्स की जरूरत नहीं थी, 0 हो गया। प्लस ये वाला 5 का जो रिमाइंडर है वो 2 आता है और n क्यूब जो है वो n के बराबर हो जाएगा। 7 जो है उसका रिमाइंडर 1 आएगा और n मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये कंग्रुएंट आ गया 3n मॉड 3 के, और 3 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब है कि 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n जो है वो कंग्रुएंट आ गया 0 मॉड 3 के, क्योंकि 3 अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा। 3 इसको डिवाइड कर गया। दूसरी मैंने चेक करनी थी 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n जो है वो कंग्रुएंट किसके आता है? मॉड 5 के अंदर। अब मैं मॉड 5 के ऊपर अगर फर्मा थ्योरम अप्लाई करूं तो n कोई भी नंबर हो उसकी पावर 4 जो है वो कंग्रुएंट होगी 1 के, और n की 5 जो है वो कंग्रुएंट होगी n के मॉड 5 के अंदर। n क्यूब किसके कंग्रुएंट होगा? सो अगर n 4 कंग्रुएंट है 1 के तो मैं इसको n इंटू n क्यूब लिख सकता हूँ इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड 5। मैं n का इनवर्स ले सकता हूँ तो n क्यूब इज कंग्रुएंट टू माइनस n माइनस 1 मॉड 5 के। लेकिन मुझे उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर मेरे पास 5 लगा हुआ है, तो 5 का मल्टीपल वैसे ही 0 हो जाएगा। तो पहले मैं एक स्टेप सीधा करता हूँ, ये 3n 5 प्लस 2n रह जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 0 हो गया, ये 7 जो है वो 2 आ गया और 3n 5 ही आ गया। अब मैं इसके अंदर n 5 की वैल्यू लगाता हूँ तो ये 3n आ गई और वो 2n लिखा हुआ है मॉड 5, और 3n और 5n जो है वो बराबर आ गया 5n के,
मॉड 5 में ये 5 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब है कि 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड 5। 3 भी डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, 5 भी डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, इसका मतलब है कि 3 और 5 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी डिवाइड करेगी इस नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि 3n 5 प्लस 5n क्यूब प्लस 7n डिवाइड बाय 15 एक इंटीजर होगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से एक नॉन ट्रिवियल सी एक्सरसाइज थी, इतनी सिंपल नहीं थी, लेकिन समहाउ फर्मा थ्योरम एक सिंपल सा थ्योरम है। अब ये देखेंगे अगर मैं फर्मा थ्योरम से इस तरह की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकता हूँ तो आयरो थ्योरम तो उसकी जनरलाइजेशन है। तो आप देखेंगे आपके जो लेक्चर नोट्स हैं उसके अंदर कि इस तरह की आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी। ये मतलब जो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही होगी कि मैंने उसकी पावर्स को रिड्यूस करना है, कोएफिशिएंट्स भी मेरे पास गिवन है रिड्यूस करने के लिए और पावर्स भी गिवन है, तो मैं दोनों को रिडक्शन करता जाऊंगा सो दैट कि मेरे पास मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट जो अब हम जा रहे हैं जिस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वो समहाउ पॉलिनोमियल कांग्रेसेस है। पॉलिनोमियल्स की पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है मैं उसको पॉलिनोमियल कहूंगा। ए आइस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी जगह से भी हो सकते हैं, आर से ले लें, क्यू से ले लें, नेचुरल नंबर्स में से ले लें, डिपेंड कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इन पावर्स के ऊपर है कि जो पावर्स हैं ये n माइनस वन अप टू इधर पावर 1 आ रही है और ये पावर जो है ये 0 है। तो ये पावर्स देखी हुई है x की पावर्स, ये इंटीजर्स में से होनी चाहिए। सो आप पावर के ऊपर ना नेगेटिव नंबर लगा सकते हैं और ना फ्रैक्शन लगा सकते हैं, ना इरेशनल नंबर लगा सकते हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं लगा सकते। तो अगर ये एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं उसको पॉलिनोमियल कहूंगा। अब पॉलिनोमियल कांग्रेसेस से क्या मुराद है कि इस साइड पे कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा, से मैं लिखता हूँ a2x² प्लस a1x प्लस a नॉट इज कांग्रुएंट टू सम से नंबर लिखा हुआ है c मॉड p। एक प्राइम से मैंने चूज कर लिया, p स्टैंड्स फॉर प्राइम। तो ये कांग्रेस लिखी हुई है। कांग्रेस के एक साइड के ऊपर पॉलिनोमियल है, दूसरी साइड के ऊपर मैंने फिलहाल कांस्टेंट रखा है और मॉड p में चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको मैं कहूंगा कि ये पॉलिनोमियल कांग्रेस है। और जिस तरीके से कांग्रेसेस के सॉल्यूशन हमने देखे थे कि मैं कहूंगा कि से A इज द सॉल्यूशन ऑफ कांग्रेस, X इज कांग्रुएंट टू B mod P if A इज कांग्रुएंट टू B mod P। अगर ये हो जाए यानी कि x की जगह अगर वो जो नंबर मैं जिसको क्लेम कर रहा हूँ कि सोल्यूशन होगा अगर मैं उसकी जगह रखूं और कांग्रेस ट्रू रहे तो मैं कहूंगा कि ये इसका कांग्रेस का सोल्यूशन है, यानी इसको सेटिस्फाई करता है। अब मैं अगर इसके बारे में क्लेम करूंगा तो ये हाल ही x पे लिखा हुआ था, ये भी तो एक पॉलिनोमियल था, लेकिन वो सिंपल केस था, लीनियर पॉलिनोमियल था। अब मैं डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 जिस मर्जी डिग्री की कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी मेरे पास इस मतलब जिस मर्जी पावर के लिए मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है x² प्लस 2 इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड 5, या x² माइनस 1 प्लस 1 इज कांग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 5, या x² प्लस 1 इज कांग्रुएंट टू सो इट इज 4 मॉड 5। अगर आप ये देखें तो ये सारी कांग्रेसेस एक ही लिखी हुई है। माइनस 1 साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x² प्लस 2 इज कांग्रुएंट टू 0, इधर 4 लिखा हुआ है, ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 आएगा और माइनस 3 इज अगेन कांग्रुएंट टू 2 मॉड 2। तो ये मतलब डिफरेंट फॉर्म है पॉलिनोमियल कांग्रेसेस की, एक ही पॉलिनोमियल कांग्रेस की। मैं सपोज फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल कांग्रेस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दिस मीन्स कि we have to find a value of x such that the congress should be satisfied. मैं कहता हूं कि
मॉड 5 में है, तो x के लिए ऑप्शन है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये रिमाइंडर्स हैं। तो जो भी आप नंबर चूज करेंगे वो इनमें से किसी एक के कांग्रेंट होगा। मैं बारी बारी इसके अंदर रख के देखता हूँ। 0 रखा तो 2 कांग्रेंट नहीं है 0 के, 1 रखा तो 3 आ रहा है, नहीं है, 2 रखा तो 4 प्लस 2 6 1 आ रहा है, नहीं है, 3 रखा तो 9 प्लस 2 11 और 11 इज 1 मॉड 5, तो वो भी नहीं है, और अगर 4 रखा तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 18 एंड 18 इज कांग्रेंट टू 3 मॉड 5, वो भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं है। दिस मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2 इज कांग्रेंट टू 0 mod 5 has no solution। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं, x square is congruent to x square minus 1 is congruent to 0 mod 5। तो फिर क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं? मैं 0 रखता हूं, सोल्यूशन नहीं है। 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 आता है, ये सोल्यूशन है, 1 इसको सेटिस्फाई करता है। 2 रखा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 3 इज नॉट कांग्रुएंट टू 0, ये नहीं है। 3 को देखते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 8 इज कांग्रुएंट टू 3 mod 5, ये भी सोल्यूशन नहीं है। 4 को देखते हैं, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 1 15 एंड 5 डिवाइड्स 15, सो 15 इज कांग्रुएंट टू 0 mod, एक ये सोल्यूशन है। तो दिस कांग्रुएंस हैज 2 solutions, namely 1 and 4। अब ये मैंने जो कंसिडर किया है कांग्रुएंस, ये प्राइम मॉड के अंदर कंसिडर की है, और जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 2 थी। तो इसके कितने सॉल्यूशन आए? इसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आ गए, जितनी इसकी डिग्री थी। लेकिन ये हर दफा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, x स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 1 mod 5। सो 5 की जगह मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ, या दूसरे लफ्जों में ये कांग्रुएंस लिखी हुई है, x स्क्वायर माइनस 1 इज कांग्रुएंट टू 0 mod 8। ये एक ही चीज है। अब 1 2 0 से शुरू होके 3 4 5 6 7 तक नंबर लिखे और देखे कि इनके कौन कौन से सोल्यूशन है। 0 का स्क्वायर किया, इसका सोल्यूशन नहीं है। 1 किया तो 1 स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 1 mod, ये इसका सोल्यूशन है। देन 2 स्क्वायर किया तो आपके पास 4 आ गया, 4 इज नॉट कांग्रुएंट टू 1, ये सोल्यूशन नहीं है। 3 किया तो 3 स्क्वायर इज 9, और 9 के अगर आप कांग्रुएंस निकालें तो इसमें से 8 निकल गया, बाकी 1 बचा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। 4 को देखा तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1 15, तो 8 उसको डिवाइड नहीं करता, या दूसरे लफ्जों में 16 जो है वो 0 के आ रहा है और आपको 1 चाहिए, ये भी नहीं है। आगे चले 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 का अगर आप रिमाइंडर 8 के हिसाब से निकालेंगे तो 8 3 जा 24, एक बचा, तो ये सोल्यूशन है इसका। देन 6 स्क्वायर इज 36 एंड 8 अगर आप उसने पकड़ा हो तो 8 4 जा 32, वो 4 के बराबर आ रहा है रिमाइंडर, मुझे 1 चाहिए, ये भी सोल्यूशन नहीं है। देन 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 6 जा 48, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये भी सोल्यूशन है। तो मुझे कितने सोल्यूशन मिले? 4 सॉल्यूशंस मिले। डिग्री 2 की इक्वेशन, इसको इधर से देख लें, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है साइड पे, कांग्रुएंट टू 0 mod 8 है। डिग्री 2 की इक्वेशन है, लेकिन सॉल्यूशन इसके 4 मिल रहे हैं। अब जब हम पॉलिनोमियल्स कंसीडर करते हैं तो ये हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसके मैक्सिमम उतने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या उतने उसके रूट्स हो सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए, पॉलिनोमियल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं कांग्रुएंसेस के अंदर, तो ये बात ट्रू नहीं रहती। ये बात ट्रू रहती है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, कि अगर हम प्राइम कंसिडर करेंगे तो फिर जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने सॉल्यूशंस आ सकते हैं। वो हो सकता है कि जिस तरह पॉलिनोमियल्स के केस में होता है कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं होता, x स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका रियल नंबर्स में सॉल्यूशन ही कोई नहीं है। तो हम मैक्सिमम बाउंड लगा रहे हैं कि मैक्सिमम जो है उसके जितनी डिग्री है उतने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीज वायलेट हो रही है। इसकी डिग्री 2 थी लेकिन सॉल्यूशन इसके 4 हो गए। किस वजह से? कि हम मॉड p नहीं लगाया था। तो ये हमारा अगला रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, जिसको फर्दर जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, प्रिमिटिव रूट्स, उसमें यूज करेंगे। दैट इज लैग्रांज थ्योरम। इट सेज कि p be a prime number and suppose f of x is a polynomial of degree n, not all of whose coefficients are divisible by p। so f of x जो है वो इस तरह का लिखा हुआ है, डिग्री
n का पोलिनोमियल है a n x n a n माइनस वन x n माइनस वन सो ऑन a वन x एंड a नॉट, ये आपके पास पोलिनोमियल है। हम ये कह रहे हैं कि इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट जो है वो p डिवाइड ना करें, तो फिर ये जो कांग्रेंस है f ऑफ x इज कांग्रेंट टू 0 mod p, इसके एट मोस्ट n सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि जितनी डिग्री है, तो डिग्री मैंने n रखी हुई है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसके n सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं इसको इंडक्शन के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इंडक्शन के लिए आपको पता है कि पहले आप चूज करते हैं इनिशियल स्टेप, मैं n चूज करता हूँ 0, यानी कि डिग्री ऑफ f ऑफ x। If n is equal to 0, then f of x is a constant, उसमें x की टर्म आएगी नहीं, सिर्फ a की टर्म होगी a नॉट, तो f of x मेरे पास इस तरह का होगा a नॉट। कंडीशन ये है कि p सबको डिवाइड नहीं करता, तो इसका क्योंकि कोएफिशिएंट ही एक है, तो इसका मतलब होगा कि p a नॉट को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब होगा कि a नॉट इज नॉट कांग्रुएंट टू 0 mod p, या दूसरे लफ्जों में कि a कांग्रुएंट टू 0 mod p हैज नो सॉल्यूशन। तो डिग्री 0 है, तो 0 का मतलब है कि 0 सॉल्यूशन होना चाहिए, 0 सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इंडक्शन स्टेप का पहला स्टेप जो है वो काम कर रहा है। अब इंडक्टिव स्टेप अप्लाई करें। सपोज इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, और अब एक पॉलिनोमियल कंसिडर करें, लेट f ऑफ x इज ऑफ डिग्री n। पहला केस कहते हैं कि जी f ऑफ x हमने कंसिडर किया, 0 mod p रखा एंड हैज नो सॉल्यूशन, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बाउंड ये है कि मैक्सिमम जितनी डिग्री होती है सॉल्यूशन होने चाहिए। कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे मैक्सिमम को तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज f ऑफ x इज इक्वल टू कांग्रुएंट टू 0 mod p हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। से तो सॉल्यूशन है f ऑफ अल्फा इज कांग्रुएंट टू 0 mod p। तो ये अल्फा जो है ये इस मॉड p में इसका रूट है, मैं इसको f ऑफ x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, x माइनस अल्फा एंड p ऑफ x लिख रहा हूँ। x माइनस अल्फा जो इसका रूट है वो अलहदा हो गया, बाकी p ऑफ x है, तो टोटल इसकी डिग्री n थी, इसकी डिग्री जो है वो n माइनस वन है। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है क्योंकि x लिखा हुआ है और माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो x की जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री इसके लिए मैं इंडक्शन यूज कर लेता हूँ कि अगर n माइनस वन की डिग्री का, तो इसके मैक्सिमम मॉड p के अंदर n माइनस वन रूट हो सकते हैं, और f ऑफ x के अंदर एक रूट सिर्फ एक्स्ट्रा लगना था। दिस मीन्स कि f ऑफ x हैज एट मोस्ट n रूट्स व्हिच प्रूव्स द थ्योरम। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। हमने आज आयलर थ्योरम, आज हमने सबसे पहले आयलर फंक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना देखा कि पावर्स ऑफ प्राइम्स के ऊपर किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर एक उसकी आइडेंटिटी बनाई है जो हम यूज करेंगे कि फाई ऑफ n इज इक्वल टू n इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विच आर इन द प्राइमरी डिकम्पोजिशन ऑफ n एंड 1 माइनस 1 बाय p। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, फाई ऑफ n बाय n इज p डिवाइड्स n एंड 1 माइनस 1 बाय p। फिर इसके बेस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की जो कि आयलर्स फंक्शन से रिलेटेड थी, और फिर हमने फर्मास थ्योरम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज की हैं। फिर हमने ये देखा कि पोलिनोमियल कांग्रेस इन जनरल से क्या मुराद है मेरा मॉडलो पी में, और लाग्रांज थ्योरम बेसिकली मुझे बताता क्या है। तो ये एक बाउंड बताता है कि अगर आप मॉड पी के अंदर रहेंगे, यानी कि मॉड प्राइम के अंदर रहेंगे, तो आपके पास बाउंड एक पड़ी हुई है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर, और वो बाउंड जो है वो एग्जैक्टली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री आपने पॉलिनोमियल की रखी हुई है, मैक्सिमम आपके पास उतने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, उससे ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।